हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यशपाल समिति के बारे में। यशपाल समिति क्या है, किसकी अध्यक्षता में बनी थी और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, किसने बनाई थी और ये कब बनी थी, इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या डीएसएसबी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो पीआरटी का या जूनियर लेवल का, तो सभी के लिए यशपाल समिति का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे। और इसका ध्येय वाक्य क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। ये क्यों बनी थी, किसकी अध्यक्षता में बनी थी और किसने बनाई थी, इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जीके से रिलेटेड ट्रिक्स और टीचिंग रिलेटेड मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर ये समिति बनाई गई थी 1992-93 में। 92 में ये बनने की प्रोसेस हुई थी और 93 में ये बनकर तैयार हो गई थी। तो आगे ये 93 में कब सरकार को दी गई थी, इस सवाल का जवाब भी जानेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है यशपाल समिति का, यशपाल जी का फोटो दिया गया है। यशपाल जी जो हैं एक प्रोफेसर थे, शिक्षाविद थे। और इस समिति का ध्येय वाक्य क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। अगर हिंदी में लिख कर आ जाए शिक्षा बिना बोझ के है, और अगर इंग्लिश में कहा जाए तो लर्निंग विदाउट बर्डन। बर्डन मतलब बोझ, विदाउट मतलब बिना, और लर्निंग मतलब शिक्षा या सीखना। तो शिक्षा बिना बोझ के इनका ध्येय वाक्य था यशपाल समिति का। यहाँ दो बच्चे भी दिखाए गए हैं जो बैग टांग करके स्कूल जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि बच्चों के बैग में जो भार होता है किताबों का, उसको कम किया था। यही इनका मेन उद्देश्य था। इनका उद्देश्य था शिक्षा, मतलब टीचरों को, बच्चों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा किताबें दे दी जाती हैं तो बच्चा स्कूल जाने से लेकर के घर आने तक इतना थक जाता है कि उसका पढ़ाई से ध्यान हट करके उसकी थकान पर चला जाता है, और जो उसको मेन उद्देश्य होता है सीखना, तो वो पूरा नहीं हो पाता है। यही इनका उद्देश्य था कि मतलब पढ़ाई को ज़्यादा वैल्यू दी जाए और शिक्षा के बोझ को कम किया जाए। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक बच्चा दिखाया गया है जो बैग भर के स्कूल जा रहा है। बैग में बहुत सारी किताबें भरी हुई हैं, जिससे क्या हो रहा है, उसकी हालत खस्ता हो जा रही है और उसको थकान महसूस हो रही है। अब ऐसी हालत में वो पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई पर उसका ध्यान मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा वो। तो इसी समिति के लिए इसका उद्देश्य क्या हो गया था, शिक्षा बिना बोझ के, मतलब कम किताबों के साथ अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाए, कम समय में और कम किताबों मतलब कम बोझ के साथ बच्चों को उनके निजी जीवन के अनुभवों के साथ सिखाया जाए, ना कि बोझ के साथ। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक लड़की दिखाई गई है जिसके सिर पर स्टडी मटेरियल रखा हुआ है और वो कितनी परेशान है, और यहाँ बिना बैग के स्कूल जाते हुए बच्चे दिखाए गए हैं, वो कितने खुश हैं। यही इसका अंतर है यशपाल समिति ने, इसीलिए यशपाल समिति की शुरुआत की गई। प्रोफेसर यशपाल की कमेटी कब बनी थी, 1992-93 में। क्या हुआ था, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उस समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के नाम से इसको जाना जाता था, जो कि बना था 1985 में। और उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और 2020 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो 2020 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। और जब इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया, उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो उस समय शिक्षा मंत्री जो थे वो रमेश पोखरियाल निशंक थे। और अगर फिलहाल में पूछा जाए तो फिलहाल 2023 में अभी प्रेजेंट में शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये सभी बातें जीके के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं अभी हमारे। और उस समय इस शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। इसने वर्ष 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई थी। इस समिति में देश के 8 शिक्षाविद शामिल किए गए थे, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रोफेसर यशपाल ने की थी इसकी अध्यक्षता। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें,
ये समिति कब बनी थी? 1992 में। इसका दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय सलाहकार समिति। इसमें कौन शिक्षाविद थे? 8 शिक्षाविद थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? यशपाल समिति के प्रोफेसर यशपाल थे। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या क्या था। तो इसका उद्देश्य था शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान पड़ने वाले बोझ मतलब बैग का भार को कम किया जाए, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। मतलब बैग में जितनी किताबें हैं बहुत ज़्यादा न हो करके मुनासिब मतलब कम होनी चाहिए, कम किताबों में उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाना चाहिए और उनकी निजी ज़िंदगी में अनुभवों के साथ सिखाया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ चित्रों के साथ नहीं सिखाया जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, शिक्षा के स्तर को छोटी कक्षा में क्या होना चाहिए, पढ़ाई के दौरान जो बोझ पड़ता है उसको कम कर दिया जाए और पढ़ाने के तरीकों में नए नए तरीके अपनाने चाहिए, जिससे कि बच्चों में पढ़ने के लिए रुचि बढ़े। आगे है, प्राप्त मत, विचार, सुझाव आदि के आधार पर 15 जुलाई 1993 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 15 जुलाई 1993 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और समिति में क्या लिखा था? समिति ने लिखा था कि बच्चों के लिए स्कूली वस्तुओं के बोझ से ज़्यादा बुरा न समझ पाने का बोझ है। मतलब इसका क्या है, इस लाइन का अर्थ ये है कि बच्चों पर बोझ तो बुरा है ही, किताबों का बोझ तो बुरा है ही, लेकिन इतने बोझ के साथ भी वे कुछ न सीख पाएँ, कुछ न समझ पाएँ, तो ये तो उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। तो क्या करना है कि बच्चों के बोझ को तो कम करना है, बोझ को कम करने के साथ उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान देना है, अधिक से अधिक उनको सिखाना है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें और नए नए अनुभव प्राप्त कर सकें। तो अब आगे देख लेते हैं इसमें अन्य बिंदु क्या है, ये अलग से दिया गया है कि बाद में वर्ष 2005 में प्रोफेसर यशपाल जी की ही अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF जिसे बोला जाता है बनाने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन हुआ था। और इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 38 सदस्य थे। कितने थे? 38 सदस्य थे। और इसके भी अध्यक्ष कौन थे? यशपाल जी इसके अध्यक्ष थे। ये तो अलग से दिया गया है। अब आगे यशपाल समिति के सुझाव और रिपोर्ट देख लेते हैं क्या थी। पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते का औसतन भार 4 किलोग्राम के लगभग हो, मतलब 4 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। आगे है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तक न हो। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की अलग से किताब नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और मैथ की किताब होनी चाहिए। इसमें विज्ञान की पुस्तक को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान के प्रति उनको जागरूक नहीं करना है, उनको विज्ञान के प्रति जागरूक करना है कार्यक्रमों को दिखा करके, और उनके निजी जीवन से विज्ञान के ज्ञान को जोड़ना है। जैसे कि अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ था, तो बच्चों को इसकी जानकारी देना है कि चंद्रयान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वहाँ पर भेजने का उद्देश्य क्या है, इससे उनको जागरूक तो कराना है। लेकिन उनके लिए साइंस की अलग से किताब नहीं होनी चाहिए। अब इसमें और क्या सुझाव दिए गए, भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना, मतलब इतनी कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर कि बच्चे उन शब्दों के अर्थ ही न समझ पाएँ। जब उन शब्दों के अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे तो वो क्या सीखेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की किताबों की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाए कि यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है। अगला है, गणित को रटने के बजाय समझाना चाहिए। गणित को रटना नहीं है, उनको सिखाना है। और अब तो गणित मैथ को पढ़ाने के लिए बहुत सारी डेवलपमेंट चीज़ें आ गई हैं यशपाल समिति के समय के बाद से अब तक। आगे है, कक्षा 6वीं से मतलब 6 से लेकर 8th तक स्वतंत्रता की बातों का इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, क्या क्या किया था, इन सभी से उनको अवगत कराना चाहिए, ताकि बच्चों में देशभक्ति की भावना व्याप्त हो जाए और वे भी अपने देश प्रेमी बन जाएं और देश के लिए कुछ करने की अपने मन में ठान लें। आगे है, बच्चों को रोज की दिनचर्या में अपनी सहज क्षमताओं को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। रोज की दिनचर्या में उन्हें खेलने
के अवसर देने चाहिए। साधारण आनंद जैसे कि कुछ क्राफ्ट बनवा लिया, किसी को ड्राइंग में रुचि है वो करवा ली, किसी को जीके में रुचि है तो जीके कंपटीशन करवा लिया। सोचने समझने और विश्व को जानने का समय नहीं मिलता है तो ऐसी एक्टिविटियां क्लास में करवाते रहने चाहिए। आगे है, पाठ्यक्रम को पूरा कराना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है। मतलब क्या हो गया है, उस यशपाल समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि आजकल क्या हो गया है, सिर्फ सिलेबस को ही पूरा कराना एक लक्ष्य बन करके रह गया है। जबकि क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा क्या करता है, टीचर चाहता है कि हमारा सिलेबस पूरा हो जाए और उसमें से हम पेपर बना दें, और बच्चा क्या चाहता है, जितना भी मेरा सिलेबस हो गया है मैं उसको याद करके जल्दी से पास हो जाऊं। सिर्फ उसको क्या होता है, उसने सिलेबस में जो भी सीखा है उसको अपने निजी जीवन से नहीं जोड़ कर देखता है। बच्चा क्या करता है कि मैं इसको याद कर लूं और एग्ज़ाम में पास हो जाऊं और जल्दी से नेक्स्ट क्लास में आ जाऊं। ये होता है बच्चे का यही उद्देश्य बनकर रह गया है और टीचर्स का भी यही उद्देश्य बन गया है। तो यशपाल समिति में क्या कहा गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि सिलेबस पूरा करा दिया, ये मेन लक्ष्य हो गया। शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहा है। मतलब बच्चों को दार्शनिक और सामाजिक चीज़ों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। उनसे क्या कहा जा रहा है कि इतने चैप्टर पढ़ लो और ये आपको याद करना है और इसके बाद आप पास हो जाओगे तो आप अगली क्लास में आ जाओगे। बच्चा भी सिर्फ यही मानकर सीखता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि इस पढ़ाई को मुझे आगे भी लेकर जाना है और यहाँ से मैंने जो सीखा है उसे अपनी लाइफ में इसका यूज़ करना है। तो आगे है, और इसमें क्या कहा गया था, अत्यधिक बड़ी कक्षाओं, जैसे बड़ी कक्षाएं हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मुश्किल मुश्किल किताबें हैं, तो इसके कारण बच्चों का समग्र व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाता है। ये एक चीज़ क्या होती है, अगर हमें कुछ मुश्किल चीज़ नहीं आती है तो हम सारा कंसंट्रेट अपनी आती हुई चीज़ को छोड़ करके उस मुश्किल चीज़ पर कर देते हैं। क्या होता है कि अगर हमें हिंदी भी अच्छे से आती है और हमें हिंदी अच्छे से आती है, इंग्लिश भी अच्छे से आती है, लेकिन हमें क्या होता है, मैथ नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं, मैथ पर ही, हिंदी और बाकी चीज़ों को छोड़कर मैथ पर ही पूरा कंसंट्रेट कर लेते हैं और उससे क्या होता है, हम उसी को सारा टाइम दे देते हैं और जो हमारी आती हुई चीज़ें होती हैं वो भी हमारे लिए बाद में एग्ज़ाम के समय मुश्किल पड़ जाती हैं। इसी तरह से क्या होता है, बच्चों में जो कम सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, मुश्किल नहीं आसान को सीखने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उनको कठिन कठिन किताबें अगर थमा दी जाती हैं तो उनका जो सीखने का जो समग्र विकास होता है वो नहीं हो पाता है, और जो कठिन तो सीख ही नहीं पाते हैं, जो उनको आसान चीज़ें सीखनी होती हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर यही हो जाता है, इसमें यशपाल समिति में यही कहा गया था। अब आगे देख लेते हैं इसमें और क्या कहा गया था। स्कूली ज्ञान में जीवंतता नहीं होती है। स्कूली ज्ञान में क्या होता है, जीवन के अंत तक हमें कैसे रहना है, क्या क्या करना है, ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। वह उत्तरोत्तर नीरज और बोझिल और अप्रासंगिक बनता चला जा रहा है। मतलब आगे जैसे जैसे टीचिंग आगे बढ़ती जा रही है उसमें क्या हो रहा है, नीरजता आती जा रही है, बोझिल होता जा रहा है और मुश्किल और रुचिकर नहीं, अरुचिकर होता जा रहा है। ऐसी टीचिंग हो चुकी है अब। तो इसमें ऐसा बोला गया था। इसमें और क्या बोला गया था, पाठ्यक्रम पुस्तकों में किसी वस्तु का अवलोकन कराने के स्थान पर उस वस्तु के चित्र का अवलोकन कराने को कहा जाता है। मतलब यशपाल समिति में कहा गया था, सिलेबस में जो बुक होती है उसमें क्या होता है, वस्तुओं का अवलोकन नहीं कराने को कहा जाता है, उसके स्थान पर क्या कहा जाता है, उसमें जो चित्र दिए गए हैं उनका अवलोकन करो। जबकि क्या होना चाहिए, अनुभव का प्रयोग होना चाहिए, असली चीज़ों को दिखाना चाहिए, ना कि चित्र को देखकर कुछ सिखाया जाना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो अनुभव के स्थान पर चित्रों का प्रयोग करते रहने से एक दिन कैसा होगा, एक दिन ये विषय बहुत चिंता का विषय बन करके रह जाएगा। इसमें ये कहा गया था। यहाँ पर ये इसके विषय हो गए। अब यहाँ पर ये एक क्लास का फोटो दिया गया है, जो आज की क्लास का, मॉडर्न क्लास का फोटो है। अब क्या होता है, इसमें देखो बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर इनको पढ़ा रहा है, और इस कक्षा का माहौल देखें आप, क्या है यहाँ पर देखो, ये बॉडी पार्ट्स नेम का चित्र बना हुआ है, ये साइंस से रिलेटेड है और ये सीजन से रिलेटेड चित्र बना हुआ है। तो इसी तरह से बच्चों को चित्रों के माध्यम से भी सिखाना चाहिए और उनके निजी माहौल में भी सिखाना चाहिए। अब इसमें विशेष बातें क्या थी ये देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात, यहाँ शिक्षक छात्र नहीं, छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए।
शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से घटा करके 1:30 इस समिति की रिपोर्ट पर हुआ था। इस समिति में क्या कहा गया था? 40 बच्चों पर एक शिक्षक नहीं होना चाहिए, 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, इस रिपोर्ट में ये कहा गया था। और एनसीएफ 2005 को तैयार करने के लिए 38 सदस्यीय समिति प्रोफेसर के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। ये बातें ऊपर बता दी गई हैं। और इस समिति का दूसरा नाम क्या था? यशपाल समिति का दूसरा नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति था। और ज्ञान विस्फोट की अवधारणा यशपाल समिति से ही समृद्ध है। इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी देख लेते हैं। यशपाल समिति में कहा गया कि पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव शामिल होने चाहिए तथा सामान्य जीवन को प्रतिबिंबित होना चाहिए। कठिन और बोझिल भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आगे क्या कहा गया था इसमें? छात्र और अध्यापकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक एक नियमित दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें टीचर और बच्चे दूरदर्शन पर कुछ कार्यक्रम देखेंगे और उनसे उन्होंने क्या सीखा है टीचर बच्चों को समझाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य न दिया जाए, इसका यशपाल समिति का महत्वपूर्ण उद्देश्य था ये। और पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए। इस प्रकार बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इन पुस्तकों को खरीदने और प्रतिदिन स्कूल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यशपाल समिति में क्या कहा गया था कि बच्चों के लिए जो किताबें हों वो स्कूल की ही संपत्ति हों, स्कूल में ही रखी जाएं और बच्चों को अलग से इनको खरीदने की या रोज़ रोज़ घर ले जाने और स्कूल लाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये इसमें कहा गया था। तो क्योंकि इसका मेन उद्देश्य क्या था? शिक्षा को बिना बोझ के सिखाया, मतलब बच्चों को बिना बोझ के ही सिखाया जाए। समिति में कहा गया था कि भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है, भारी बस्ता जो है बोझ के ही समान है। आगे है वर्ष 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया और इस समिति में 38 सदस्य थे। ये हमने बता दिया ऊपर ही। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। यशपाल समिति का टाइटल क्या था? तो अभी हमने बताया था, लर्निंग विदाउट बर्डन। और क्या था? हिंदी में था शिक्षा बिना बोझ के। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? यशपाल समिति कब बनी थी? तो यशपाल समिति कब बनी थी? 1992-93 में। और इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब दी थी? तो 15 जुलाई 1993 को दी थी। आगे है यशपाल समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये की थी 15 जुलाई 1993 को, अभी हमने बताया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यशपाल समिति की रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया? तो यशपाल समिति की रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया था कि शिक्षा जो है ये बिना बोझ के सिखाई जानी चाहिए और भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ के समान है, ये इसमें कहा गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यशपाल समिति की रिपोर्ट में शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? तो एक शिक्षक पर 30 छात्र होने चाहिए, 1:30 का अनुपात होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार करने के लिए 38 सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? इस समिति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस समिति को राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी समिति ज्ञान विस्फोट की धारणा से जुड़ी है? तो यशपाल समिति है ये हमारी। और ये कब बनी थी? 1992-93 में। और इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 15 जुलाई 1993 को भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। आगे है किस समिति के तहत यह कहा गया कि बच्चों को गृह कार्य नहीं दिया जाए? प्रोफेसर यशपाल समिति के अकॉर्डिंग।
यशपाल समिति 2009 क्या है? तो यशपाल समिति 2009 उच्च स्तर पर शिक्षा कराने के लिए बनी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य उच्च संस्थानों को नवीनीकरण करना और कायाकल्प करना और स्वतंत्रता के महत्व को बच्चों को समझाना इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था। यशपाल समिति 2009 का ये प्रमुख उद्देश्य था। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। अभी यहाँ पर और कुछ बातें भी बताई गई हैं, देख लेते हैं। ये लिखा है, यशपाल समिति 2009 को भारत में उच्च शिक्षा के नवीनीकरण और कायाकल्प पर सलाह देने के लिए बनाया गया, जिसका निर्देशन किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल जी ने किया था। ये इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।